मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने, सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। शायद नियति ने यही तय किया था। इतिहासों की सामूहिक गति जब 2014 तक झूठी पड़ गई, तब देश ने सच्चाई का आश्रय लिया। शायद प्रधानमंत्री बनकर भारत की तस्वीर बदलने का जो काम वे कर रहे हैं, वही पीएम मोदी का प्रारब्ध है। जेरोदा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ पीएम मोदी का पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे शक्तिशाली देशों में से एक भारत के प्रधानमंत्री का यह पॉडकास्ट अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइए। इसलिए नहीं कि पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त से निकाला है, इसलिए भी नहीं कि वे भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा के एक भाग का पहिया बने हैं, इसलिए भी नहीं कि देश के अंतिम व्यक्ति तक घर, बिजली, पानी, राशन और इलाज जैसी सुविधाएं मुफ्त पहुंचाई हैं। इसलिए भी मत देखिए कि विश्व में भारत का प्रभाव और कद उन्होंने बढ़ाया है। ऐसे तमाम कारणों से नहीं, बल्कि पीएम मोदी के इस पॉडकास्ट को इसलिए देखिए ताकि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को सही मायनों में समझ पाएं और उससे अपने जीवन के साथ साथ अपने देश को विकास की यात्रा पर आगे ले जा पाएं। देखिए, कुर्ते की जेब में गुलाब रखने वाले प्रधानमंत्री देश ने देखे हैं। आज भी देश देख रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पालने वाले कई नेता राष्ट्रीय शोक के बीच भी न्यू ईयर पार्टी मनाने निकल जाते हैं। इन सबसे इतर एक पीएम मोदी हैं, जिन्हें राज्य और केंद्र का मिला दें तो सरकार का मुखिया बने हुए लगभग 23 साल हो गए हैं, और इन 23 सालों में उन्होंने अपने लिए जानते हैं क्या किया है। देख लीजिए। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जगी। एक इच्छा यही जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तीसमार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका ये है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब। लेकिन मैंने सबको बुलाया, 37-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की यादें ताजा की। लेकिन मुझे बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो खाई पटी नहीं। तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं, एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका भी कुछ ना कुछ योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने कि ये कौन, किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो कोई नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था, तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। कोई जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था। तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीजें की मैंने। जी हाँ, आप भावुक हो सकते हैं और होना भी चाहिए। 13 साल वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद भी उन्होंने अपने लिए सिर्फ 4 काम किए। अपने दोस्तों को सीएम आवास पर बुलाया, जिससे कि वे ये न समझें कि मोदी तो सीएम बन गया। अपने पूरे परिवार को एक बार मिलने के लिए सीएम आवास बुलाया।
अपने शिक्षकों को सम्मानित किया और जिन लोगों के घरों में वे खाना खाते थे उन्हें सम्मान देने के लिए बुलाया। जब नेता पूछते हैं कि मोदी जीत कैसे जाता है, जब वो कहते हैं कि मोदी ईवीएम हैक कर लेता है, जब वो कहते हैं कि चुनाव आयोग मोदी का पक्ष लेता है, तब वे भूल जाते हैं कि मोदी की तपस्या कितनी बड़ी है। जो 24 घंटे सिर्फ देश के लिए सोचे, जो अपने जीवन का पल पल देश के लिए खपा रहा है, जिसके लिए सब कुछ वो स्वयं भी देश के बाद है, उसे क्यों न लोग चुने। देखिए, और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है तो वो ये है नेशन फर्स्ट। अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट, तो फिर उसमें जो भी फिट बैठता है, मुझे फिर वो आइडियोलॉजी के बंधनों में बांधता नहीं है, ट्रेडिशंस के बंधनों में बांधता नहीं है। वो मुझे आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है तो मैं करता हूं। पुरानी चीजें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट। मेरा तराजू एक है, मैं तराजू नहीं बदलता। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी मिले तो पहला कॉल आप किसे करेंगे, देखिए पीएम ने क्या जवाब दिया है। मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था और पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग 5 या 6 लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए, तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली है और ये कहाँ गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन माँ को किया था। हम उनके जवाब का अगर विश्लेषण करें तो उनका पूरा व्यक्तित्व दिखाई दे जाता है। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए थे, वहां गोलियां चली, इसके बाद भी उन्होंने वहां झंडा फहराया और जम्मू लौटकर सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को फोन किया। समझ रहे हैं ना आप? घर परिवार त्यागने के बाद भी शायद माँ उनके बहुत करीब थी। इसके बाद भी जब पीएम की मां का निधन हुआ तो अंतिम संस्कार करने कुछ घंटे बाद ही वे देश के काम में जुट गए थे। कुछ नेता खास परिवार में पैदा होने के कारण अपने ऊपर जननायक का टैग लगवाकर घूमते हैं। कुछ नेता दूसरे के कंधों पर चढ़कर देश के निर्माता का लबादा ओढ़ लेते हैं और उनकी खुशामद करने वाले उनके ऊपर महानता थोप देते हैं। जबकि पीएम मोदी वडनगर के उस स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर जब वे 7 लोग कल्याण मार्ग पर हैं, जब वे दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, तब तक वे स्वयं को किसी भी आम भारतीय की तरह देखते हैं। शायद यही कारण है कि वे आज भी कहते हैं कि मैं वही मोदी हूं जो नीचे बैठा करता था। पद बदला होगा, परिस्थितियां बदली होगी, व्यवस्थाएं बदली होगी, मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था। और इसलिए मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये रियलिटी है जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने, 23 साल से पहले राज्य और बाद में केंद्र की सत्ता के शीर्ष पर हैं, लेकिन कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई लफ्फाजी नहीं या शोबाजी नहीं, कहीं भी यह नहीं कि मैं ही सब कुछ हूं। एक जगह तो वे यह भी कहते हैं कि मैं भी मनुष्य हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं, तो मनुष्य हूं तो गलती होती है। अब जरा पॉलिटिक्स और पॉलिसी रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो पीएम मोदी ने अपने पॉडकास्ट में एक जगह कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। पीएम का यह वाक्य देश की 10 साल की विदेश नीति को परिभाषित करता है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल या फिलिस्तीन का युद्ध, दोनों ही जगह देश की रणनीति स्पष्ट रही है। यूरोप और अमेरिका के तमाम दबाव और धमकियों के बाद भी भारत ने अपनी नीति में इंच भर बदलाव नहीं किया। पीएम मोदी पुतिन से मिले तो यूक्रेन में जाकर जेलेंस्की से भी मिले। याद रखिए, कोई भी सरकार इस तरह की विदेश नीति तभी लागू कर सकती है जब उस सरकार का मुखिया अपने विचार को लेकर, अपनी शक्ति को लेकर, अपने प्रभाव को लेकर स्पष्ट हो। हम जो कहते हैं साफ कहते हैं। जैसे इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है। मैं लगातार कहता हूं
हम न्यूट्रल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं, और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। अगर आप पॉलिटिक्स को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि कैसे 2002 दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो षड्यंत्र रचे गए, जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उसके प्रभाव और दबाव में आकर अमेरिका ने चुने हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का वीज़ा कैंसिल कर दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं कि जिसका वीज़ा लेने के लिए लोग लाइन में लगे हों। देखिए, मैं मुख्यमंत्री था एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज है, मैं पहले वीजा चुका था, कोई बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान मैं फील करता था, और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है। जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया, इसलिए ये निर्णय हो गया। दुनिया में ऐसे चलती है दुनिया, मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है। जो कहना था मैंने कहा, लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया। मैंने कहा देखिए, मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है, और आज 2025 में हम पहुंच रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। तो मुझे दिखता भी है कि अब समय भारत का है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी को निशाना बनाया जाता रहा है। जब वो गुजरात में थे तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी और उनका इकोसिस्टम उन्हें टारगेट करता रहा है। सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा, राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की, उनके लिए अपशब्द बोले। कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें कुछ ना कुछ कहते दिखाई दे जाते हैं। देखिए पीएम इस सब से कैसे डील करते हैं। कि इतनी सारी आपको दिन रात गालियां पड़ती है, आपको कैसा लगता है? तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता हूं। मैं कहता हूं मैं अहमदाबादी हूं, और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान, उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। मैंने कहा एक अहमदाबादी स्कूटर लेके जा रहा था, और किसी के पास बिल्कुल टक्कर लग जाए ऐसा, तो सामने वाला गुस्से में आ गया, तो तुम्हें में शुरू हो गई, वो गालियां देने लगा। ये जो अहमदाबादी था अपना स्कूटर लेके ऐसे ही खड़ा रहा, वो गालियां देता ही जा रहा था। इतने में कोई आया, बोले यार भाई तुम कैसे इंसान हो, ये गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो। तो कह रहा है भाई दे रहा है ना, ले तो नहीं जा रहा ना कुछ। ये अहमदाबादी की टिपिकल, दे जा रहा है ना, कुछ ले तो नहीं जा रहा है ना। तो मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। पूरे पॉडकास्ट में पीएम मोदी के जीवन से संबंधित, देश की राजनीति से संबंधित, योजनाओं से संबंधित ऐसी तमाम बातें हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए और समझना चाहिए कि राजनीति में हर नेता एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये सही है कि वर्षों तक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने देश के ऊपर शायद खुद को रखा, लेकिन अब राजनीति बदल रही है। देश सर्वप्रथम के साथ पीएम मोदी देश की राजनीति को आगे ले जा रहे हैं, वे देश के लिए खप रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम मोदी के पॉडकास्ट को एक बार ज़रूर देखिए और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों इस नेता को देश बार बार न चुने जिसने अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर कर दिया हो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।